हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं सरस वंश कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग घटना चक्र कर रहे हैं और घटना चक्र के अंतर्गत हम लोग मुग़ल कालीन चित्रकला है उसके बारे में पढ़ रहे थे। मुग़ल कालीन चित्रकला के जो 2 पार्ट थे वह अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो पहले वो आप लोग देख लीजिए, उसके बाद आप इस क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि तभी आप लोगों को सारे जो प्रश्न हैं उनके आंसर जो देखेंगे तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो जो आज का ये पार्ट है यह मुग़ल कालीन चित्रकला का तीसरा पार्ट है, क्योंकि जो मुग़ल कालीन चित्रकला है यह बहुत ही बड़ा चैप्टर है और इससे बहुत सारे प्रश्न जो हैं वह पेपर में बनते हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए जो हमारा अगला प्रश्न है वो हम लोग देखते हैं कि आज का जो हमारा प्रश्न है वह क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है, मुग़ल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंची। तो इसमें आप लोगों को बताना है कि वह कौन सा शासक है जिसके शासनकाल में जो चित्रकला थी वह चरम पराकाष्ठा पर थी, यानी बहुत ही अच्छी उन्नति कर चुकी थी किसके शासनकाल में। इसमें आप लोगों को ये बताना है। तो जो इसका सही आंसर है वह है जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में जो चित्रकला है वह चरम पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी, इसीलिए जो चित्रकला का स्वर्ण काल है वह जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। क्योंकि जो शाहजहाँ है, शाहजहाँ के शासनकाल में चित्रकला का बहुत ही अच्छा विकास हुआ था, वह अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। कब? जहांगीर के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन जो है वह भी देख लेते हैं। इसमें बताया गया है, जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने पूर्ण रूप से विकसित हुई थी। देखिए, मैंने भी आप लोगों को बताया था कि जो जहांगीर का शासनकाल है उसके शासनकाल को जो चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया है। क्योंकि जो चित्रकला है वह पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी। ठीक है, जहांगीर ने क्या किया था, जो जहांगीर हैं इनके शासनकाल में चित्र थे, चित्रों को सुसज्जित किया गया, अलंकृत किया गया। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया था, विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया और रंगों का प्रयोग बहुत ही सावधानी से किया गया। कैसे किया गया? बहुत ही सावधानी से रंगों का प्रयोग किया गया एवं बहुत ही कुशलता से किया गया। ठीक है, जिस कारण जहांगीर के शासनकाल में जो चित्रकला थी वह पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। इसीलिए इनके शासनकाल को क्या कहा गया है? चित्रकला का स्वर्णकाल कहा गया है। किसके? जहांगीर के शासनकाल को। फिर अगला पॉइंट ये इसमें देखिए इम्पॉर्टेंट है, जो साइबेरिया के एक विरले सारस का चित्र था। किसका चित्र था? सारस का चित्र। आप लोग ये याद रखिएगा, किसका चित्र? सारस का चित्र। किसने बनाया था? तो सारस का चित्र बनाया था मंसूर ने। कौन सा? ये जो सारस है वह कहाँ का है? तो ये साइबेरिया का है। ठीक है, कहाँ का है? साइबेरिया का है। अगला पॉइंट है, तुजुक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ के लिए अबुल हसन ने बनाई थी। ठीक है, तो जो तुजुक ए जहांगीरी है इसका जो मुख्य पृष्ठ है, जो मेन पृष्ठ है, यानी मेन जो पेज है, इसके ऊपर जो चित्रकारी की थी वह किसने की थी? अबुल हसन ने की थी। यह भी प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। अगला पॉइंट है, बंगाल के अनोखे पुष्प का चित्र उस्ताद मंसूर ने बनाया था। किसने बनाया था? मंसूर ने बनाया था। किसका बनाया था चित्र? तो बंगाल के अनोखे पुष्प का चित्र बनाया था। देखिए, जो मंसूर हैं या जहांगीर काल का एक अच्छा चित्रकार है और इसे मंसूर को पशुओं का या पक्षियों का चितेरा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने जो पशु पक्षी चित्रण बहुत ही अच्छे बनाए थे, या हम लोग ये कह सकते हैं कि पशु पक्षी चित्रण बनाने में जो मंसूर था वह सिद्धस्थ था। ठीक है, इसके जैसा चित्र कोई भी नहीं बना सकता था। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला प्रश्न है, जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी जो चित्र है वह किस संग्रहालय में है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसे एक ये प्रश्न बनता है कि जो भारतीय सुंदरी, कौन सा प्रश्न बनता है? भारतीय सुंदरी का। ठीक है, भारतीय सुंदरी का जो चित्र है वह किस काल में बना? तो वह जहांगीर काल में बना। ठीक है, किस काल में बना? जहांगीर काल में बना। तो एक तो ये प्रश्न इसमें तैयार हो गया। ठीक है, अगला ये इसमें प्रश्न पूछा क्या गया है? प्रश्न पूछा गया है, जहांगीर कालीन जो भारतीय सुंदरी का चित्र है वह किस संग्रहालय में है। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि भारतीय सुंदरी नामक जो चित्र है वो कौन से संग्रहालय में स्थित है। तो वह किस संग्रहालय में स्थित है? भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। देखिए, एक है ये भारत कला भवन जो कि वाराणसी में है। ठीक है, एक है भारत भवन। ठीक है, क्या है? भारत
भवन। तो ये जो भारत भवन है ये कहाँ है? तो ये स्थित है भोपाल में। कहाँ स्थित है? भोपाल में। ठीक है। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। और भारत भवन कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। ये प्रश्न जो है पेपर में बनते हैं और इसमें क्या बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन लगते हैं इसीलिए। लेकिन उसमें क्या, उसमें कला भवन जुड़ा है, तो कला भवन कहाँ है? वाराणसी में है। और खाली भारत भवन पूछा जाए तो भोपाल में है। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस मिनिएचर पेंटिंग में जो बॉर्डर है, बॉर्डर का प्रयोग किया जाता है? देखिए, जो किनारे हाशिए होते हैं, हाशिया, ठीक है, से कोई पेंटिंग बनाई और किनारे को अच्छे तरीके से इसको सुसज्जित कर दिया, अच्छी इस पर चित्रकारी, फूल पत्तियां बना दी, कुछ भी, मतलब किनारे को अच्छे से चित्रित किया गया, तो उसे कहते हैं बॉर्डर। तो जो बॉर्डर है, बॉर्डर का प्रयोग किस में किया गया है, इसमें आप लोगों को ये बताना है। तो किस में किया गया है? मुगल चित्रकला में किया गया है। ठीक है, ये मुगल काल में किया गया है। किसका प्रयोग? बॉर्डर का प्रयोग। इसका भी थोड़ा हम लोग जो डिस्क्रिप्शन है वह देख लेते हैं, क्योंकि एक दो प्रश्न जो हैं वह डिस्क्रिप्शन से भी बन जाते हैं। ठीक है, तो वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो बच्चों को समझ में अच्छे से आता है। तो इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला में काफ़ी प्रगति हुई। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, चित्रकला जो है वो जहांगीर के शासनकाल में अच्छी खासी बनाई गई थी, अच्छी खासी उसमें उन्नति हुई थी। ठीक है, और फिर इसमें क्या हुआ, विषय और विधि दोनों में नवीनता और सजीवता आई। तो इस जो जहांगीर काल में चित्र बनाए गए थे वो चित्र कैसे थे? नवीन थे, यानी उनमें नवीनता थी और सजीवता थी। ठीक है। अगला पॉइंट है, अब चित्रों के चारों ओर बेल बूटेदार हाशिए बनाए गए। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि चारों ओर क्या कहते थे ये लोग, फूल पत्तियां बना देते थे, उसी तरीके बेल बूटेदार हाशिए बनाकर उसको सुसज्जित करते थे, ताकि चित्र जो है वो और अच्छा लगे। ठीक है, उसमें और भी निखार आ जाए। फिर क्या, इस प्रकार के में कभी कभी बॉर्डर ही इतने सुंदर बन गए कि मूल चित्र पृष्ठभूमि में चला गया। ऐसा लगता है कि चित्रकार का ध्येय बॉर्डर बनाना ही था। तो इसमें ये बताया गया है कि जो मुगल काल, जो जहांगीर काल में बॉर्डर का प्रयोग किया गया था, या मुगल काल में जो बॉर्डर का प्रयोग किया गया था, तो जो चित्रकार थे उन लोगों ने बॉर्डर ही इतना अच्छा बना दिया था कि जो मेन चित्र था वह उसमें ऐसा लग रहा था खो गया। क्योंकि जब बॉर्डर ज़्यादा सुंदर बनना होगा तो जो मेन चित्र होगा उस पर ध्यान कम जाएगा। जाहिर सी बात है, जो चीज़ अच्छी होगी उसी पर आदमी का ध्यान जल्दी जाएगा। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि इसमें क्या हुआ था, बॉर्डर बहुत ज़्यादा सुंदर बने थे, बहुत ही ज़्यादा आकर्षक बने थे, जिस कारण जो मेन चित्र थे वह ऐसा लगता था कि कहीं खो गए हैं। अगला इसका पॉइंट देखते हैं। जहांगीर के काल में दो नई विशेषताएं विकसित हुई। किसके काल में? जहांगीर के काल में। तो देखते हैं वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता कौन सी है? मोरक्का। ठीक है, पहली कौन सी है? मोरक्का। तो मोरक्का क्या, समान प्रकृति के चित्र के रूप में देखी जा सकती थी। ठीक है, मोरक्का जिसे कहते हैं, यह चित्रों के संकलन विषय वस्तु से संबंधित थी। और जो दूसरी विशेषता है, किनारों की सजावट। ठीक है, पहला हो गया मोरक्का, दूसरी क्या हो गई? किनारों की सजावट के रूप में देखी जाती थी। अगला पॉइंट है, जहांगीर कालीन चित्रकला ईरानी प्रभाव से मुक्त होकर एक नवीन रूप में पहुंची। यानी जो ईरानी प्रभाव यहाँ पे मुगल काल में दिख रहा था, वह जहांगीर के काल में वह मुक्त हो गया था। जहांगीर के काल में नई जो नया प्रभाव था वह दिखाई दे रहा था, और जो ईरानी प्रभाव था वह हट गया था, मुक्त हो गया था। और इसमें क्या था, यथार्थता आ गई थी, वास्तविकता आ गई थी। जहांगीर के प्रकृति उपासक होने के कारण यह संभव पाया, क्योंकि जहांगीर जो था वह प्रकृति प्रेमी था। इसी कारण उसके जो जहांगीर के शासनकाल में प्रकृति चित्रण अधिक बने, और जिस कारण से उनमें नवीनता और सजीवता जो थी, जहांगीर के काल में जो चित्रकारी हुई थी उनमें नवीनता और सजीवता दिखाई दी। अगला पॉइंट है, जहांगीर कालीन रेखाएं जो थी अत्यधिक कोमल एवं महीन दर्शाई गई। जहांगीर के काल में जो रेखाएं बनाई गई थी बहुत ही ज़्यादा कोमल और महीन दिखाई गई थी। और इसमें जहांगीर काल में एक चश्म चेहरों का बाहुल्य था। ठीक है, जो एक चश्म के चेहरों का प्रयोग अगर पूछा जाए किसकी चित्रकला में था, तो जहांगीर कालीन चित्रकला में था। ठीक है, जो बहुत ही अच्छा लगता था देखने में। पाश्चात्य प्रणाली द्वारा तृतीय आयाम को भी दर्शाने का प्रयास किया गया।
इसमें एक चित्र है घुड़सवारों का दल। कौन सा चित्र है? घुड़सवारों का दल। तो जो घुड़सवारों का दल है वह कहाँ है? इंडियन म्यूजियम कलकत्ता में है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। हिंदुओं से संबंधित पौराणिक एवं धार्मिक चित्रण जो थे वो प्रायः बंद हो गए थे। यानी जो जहांगीर का शासनकाल था, इसमें जो पौराणिक चित्र थे, धार्मिक चित्र थे, वो बंद हो गए थे। क्यों? क्योंकि इसमें क्या थे, प्राकृतिक चित्र अधिक बने थे। और इसमें अगर हम लोग बात करें कि कैसे चित्र बने थे, तो साधारण जीवन से संबंधित चित्र बने थे, आमोद प्रमोद से संबंधित चित्र बने थे, सूफी संत से संबंधित चित्र बने थे, यात्रा, रनिवास, जुलून आदि इससे संबंधित चित्र जहांगीर कालीन बने थे। ठीक है, देखिए एक ये प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे टिक कर लीजिएगा कि अबुल फजल जो हैं अकबर की चित्रशाला में 100 से अधिक चित्रकार होने का उल्लेख किया है। किसने? अबुल फजल ने बताया है कि जो अकबर है, अकबर की चित्रशाला में कितने चित्रकार थे? तो 100 से अधिक चित्रकार थे। ठीक है, कितने? 100 से अधिक चित्रकार थे। किसने बताया है ये बात? तो ये बात बताई है अबुल फजल ने। ठीक है, फिर इसे पूछा जाता है कि अकबर कालीन जो चित्रशाला है, इसमें कितने चित्रकारों के नाम दिए गए हैं? तो चित्रकारों के नाम तो 17 ही दिए गए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है चित्रकार बहुत सारे थे। लेकिन अगर हम लोग याद करेंगे तो जो अच्छे चित्रकार होंगे, जो श्रेष्ठ चित्रकार होंगे, उन्हीं के बारे में ही तो हम लोग याद करेंगे। तो इसमें 17 जो चित्रकार थे उनके नाम दिए गए थे, जिसमें से अगर पूछा जाए कि हिंदू चित्रकार कितने थे, तो 13 हिंदू चित्रकार थे। ठीक है, कितने चित्रकार थे? 13। कौन से? हिंदू। अगला पॉइंट है अकबरकालीन चित्रकार जो थे वो कौन कौन से थे? तो दसवंत थे, अब्दुस्मत थे। ठीक है, ये तो थे ही, लेकिन पूछा गया कि जो अब्दुस्मत के प्रिय शिष्यों में कौन था? तो अब्दुस्मत का जो प्रिय शिष्य था वो दसवंत था। ठीक है, दसवंत कहाँ किस जाति के थे? तो दसवंत जो थे वह कहार जाति के थे। अगला पॉइंट है अकबरकालीन चित्रों की क्या विशेषता है? तो जो अकबरकालीन जो चित्र थे उनकी विशेषता बतानी है। तो देखिए अकबर काल में जो चित्र बने थे वह ज़्यादातर दरबारी चित्र बने थे। अधिकतर चित्र कैसे बने थे? दरबारी चित्र बने थे। ठीक है, अकबरकालीन जो चित्र कैसे थे? दरबारी चित्र थे। इनमें क्या किया गया था? नाटकीय कौशल तथा तुलिका के गहरे रंग के लिए यह विख्यात थी। और यहाँ पर भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई थी। कहाँ पर? अकबर काल में भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई थी। ठीक है, देखिए अकबर ने एक ये पॉइंट कहा था, हो सकता है पेपर में पूछा जाए कि मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता जो चित्रकला से घृणा करते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि तथ्य दे दिया जाता है, तो हो सकता है यह पेपर में बन जाए कि मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता जो चित्रकला से घृणा करता है। किसने कहा? तो यह किसने कहा है? अकबर ने कहा है। अगला पॉइंट है अकबरकालीन चित्रों के रंग कैसे थे? तो अकबरकालीन जो चित्र के रंग थे उनको 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। पहला चमकदार, दूसरा बुझे हुए और तीसरा सफ़ेद। तो जो चमकदार रंग थे इसमें सिंदूर, लाजवर्द का प्रयोग किया गया था। सामान्य चमक वाले जो रंग थे उनका प्रयोग किया गया था, गुलाल का प्रयोग किया गया था। और बुझे हुए रंग के अंतर्गत हिरोंजी, गेरू, खड़िया, नील और स्याही का प्रयोग किया गया था। तीसरा सफ़ेद, तो उसमें सफ़ेद रंग का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है मुगल चित्रकार का नाम क्या है? तो इसमें बताना है मुगल चित्रकार कौन है? तो मुगल चित्रकार का नाम क्या है? वसावन है। ठीक है, जो वसावन है वह श्रेष्ठ मुगल चित्रकार था। बाकी देखिए राजा रवि वर्मा और ये अमृता शेरगिल ये फिर हमारे आधुनिक चित्रकार के अंतर्गत आ जाएंगे। देखिए वसावन की प्रसिद्ध कृति का अगर नाम पूछा जाए तो मजनू की आकृति जो है वह वसावन की प्रसिद्ध कृति है। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। रज्मनामा ग्रंथ क्या है? रज्मनामा ग्रंथ क्या है? तो ये पेपर में देखिए पूछा गया है 2001 में, और ये अधिकतर पेपर में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर है वह महाभारत कथा है। रज्मनामा क्या है? महाभारत कथा है। ठीक है, रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का सचित्र अनुवाद है? देखिए वही प्रश्न है, फिर से आ गया है, लेकिन जो प्रश्न पूछने का ढंग है वह अलग है। तो इसका भी सही आंसर क्या होगा? महाभारत होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक दल ने
महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया और उसे बाद में कलाकारों को चित्रण हेतु दिया। यह फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? देखिए वही प्रश्न है, लेकिन इसमें इतना घुमाकर दे दिया गया है कि अगर आप लोगों को अच्छे से नहीं पता होगा तो आप लोग इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? रज़्मनामा इसका आंसर होगा। अगला पॉइंट है, अकबर के समय चित्रित पोथी रज़्मनामा का अनुवाद है। फिर वही प्रश्न है, महाभारत इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रज़्मनामा के चित्र किससे संबंधित हैं? तो रज़्मनामा के जो चित्र हैं वह किससे संबंधित हैं? रज़्मनामा के चित्र महाभारत से संबंधित हैं। ठीक है, हाँ, तो रज़्मनामा के चित्र किससे संबंधित हैं? महाभारत से संबंधित है। 1 मिनट आप लोग रुकिएगा, इधर के प्रश्न जो थे वह रह गए हैं, एक बार इनको भी हम लोग ले लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। किस मुगल शासक के शासनकाल में कला पूर्ण रूप से विकसित हुई? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जहांगीर इसका सही आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार करवाई? तो ऐसा कौन सा मुगल शासक है जिसने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार करवाई? इसका सही आंसर होगा जहांगीर। अगला हम लोग देखते हैं, अगला है, मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने? तो जो मुगल सुंदरी के चित्र हैं वह किसके समय में बने? जहांगीर के समय में बने। ठीक है, एक है मुगल सुंदरी जिसका जहांगीर के समय में चित्र बने, एक है युगल सुंदरी तो शाहजहां के समय में उसके चित्र बने। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए? तो जो अबुल हसन है इन्होंने जहांगीर के दरबार में ईसाई विषयों पर चित्र बनाए। अगला पॉइंट देखते हैं, किस मुगल सम्राट ने महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी? तो किसने की थी हरिदास से भेंट? अकबर ने की थी। अगला पॉइंट देखते हैं, अकबर कालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या किसकी है? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था, हिंदू चित्रकारों की सर्वाधिक संख्या है। ठीक है, अगला पॉइंट है, बसावन किस मुगल शासक का दरबारी था? तो बसावन किस मुगल शासक का दरबारी था? अकबर का दरबारी था। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, बसावन चित्रकार थे? तो देखिए मुगल काल का चित्रकार था। अगला पॉइंट है, महाभारत का फारसी अनुवाद कौन सा है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था, रज़्मनामा जो है वह महाभारत का फारसी अनुवाद है। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार, तो इसमें बताना है कौन था? तो देखिए ये जो इसमें चित्रकार बताएं इसमें से कोई भी सही आंसर नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग छोड़ देते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, अकबर कालीन चित्रित पोथी अनवर सुहेली जो है किसका अनुवाद है? तो वह पंचतंत्र का अनुवाद है। ठीक है, यह भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है? तो पंचतंत्र का फारसी जो अनुवाद है वो कौन सा है? अयार ए दानिश जो है वो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। अगला प्रश्न है, हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? तो हुमायूं का जो दरबारी चित्रकार था वह ईरान का रहने वाला था। ठीक है, कौन था? ये बिहजाद था। शाह कलम के चित्र शाहजहां ने बनवाए और यह प्रविधि क्या कहलाती है? तो इसमें ये बताना है यह प्रविधि क्या कहलाती है? काले रंग से चित्र को बनाना। ठीक है, काले रंग से चित्र को बनाना क्या कहलाता है? स्याह कलम। ठीक है, स्याह कलम कहलाता है। अगला पॉइंट है,
शाहजहाँ काल की चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में अधिक चित्र है। तो जो शाहजहाँ काल में लघु चित्र बने थे उसमें सबसे अधिक चित्र किसके बने थे? मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, रंग महल के जो चित्र थे वह शाहजहाँ काल में अधिक बने थे, और जो प्रकृति के चित्र हैं वह जहांगीर के शासनकाल में अधिक बने थे। शाहजहाँ के काल में देखिए दरबारी चित्र अधिक बने थे। फिर अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के काल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? तो कौन सा मुगल चित्रकार है? तो देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया था, अकबर जो है, अकबर के शासनकाल में जो कला है, कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है। देखिए आज जो है हम लोग इतने ही प्रश्न रखते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा टॉपिक है मुगल काल, ये काफ़ी बड़ा है, और इसके जो और प्रश्न बने हुए हैं वह मैं अगले पार्ट में आप लोगों को हल करवा दूंगी। और आज का सेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। थैंक यू।